हेलो एवरीवन। चलिए, तो देखिए हम गंगा नदी को पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो इसके अंतर्गत, गंगा के अंतर्गत, हमने लास्ट लेक्चर में जो उत्तराखंड में गंगा प्रवाहित होती है इसको हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। आज इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं थोड़ा सा आपका पहले रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए, 1 मिनट का समय दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, है ना। देखिए क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, थोड़ा सा मैं आपको पूरा मैप में बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। जिस भी बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं देखी वो आप देख लेना, ठीक है। ये देखिए, ये जो पूरा यहाँ पर गंगा बन रही है ना, मैंने आपको बताया था जो गंगा नदी है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी रीजन से इसका ओरिजिन होता है, बल्कि देवप्रयाग में ये अलकनंदा और भागीरथी, ये दो प्रमुख नदियां हैं, भागीरथी और अलकनंदा। देवप्रयाग में जब ये दो नदियां आपस में मिलती हैं तो इनके मिलने से ही गंगा बनती है। और वैसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्या बोलना है आपको, गंगा का ओरिजिन भागीरथी के नाम से, गंगोत्री गोमुख से होता है ना। ये सारी चीजें लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दी थी, है ना। तो आप एक बार लास्ट क्लास वाला वीडियो देख लेना। चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये बिजनौर उत्तर प्रदेश, बिजनौर जिले उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके बाद अनेक राज्यों में होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, बिजनौर उत्तर प्रदेश से बच्चों, ये बिजनौर जिला है एक, उत्तर प्रदेश यूपी में, है ना। तो यहां से ये कहां प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। इसके पहले हमने देखा था ये पूरा उत्तराखंड वाला रीजन था, है ना, जो आप यहां पर दिख रहे हैं, ये पूरा उत्तराखंड वाला रीजन था। और यहाँ हरिद्वार के बाद से वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी, है ना। तो बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी है, यमुना। आप सभी को पता होगा, हमारे पूरे भारत में, हमारे पूरे इंडिया में किसी भी नदी की कोई सबसे बड़ी सहायक नदी है तो वो है यमुना। इसकी 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और पूरे हमारे इंडिया में किसी भी नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी है तो वो है यमुना है। देखिए, एग्जाम में दो प्रकार से क्वेश्चन आपको यहां पर पूछेगा। एक तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको आंसर क्या देना है, यमुना। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, इनमें से कौन सी नदी किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना ऑप्शन में, तो यमुना आप लगाएंगे, ठीक है। एक बात याद रखना है, कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड रीजन से ही यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और चलते हुए कहां मिलती है, इसके देखिए, ये जो पूरा मैं आपको अभी मैप से पढ़ा रहा हूं, तो इसको मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, तो आपको बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर छूट जाएंगी वो थ्योरी में कवर हो जाएंगे ना। मेन पॉइंट अभी मैं आपको यहाँ पर एनिमेशन से सिखा रहा हूं। तो यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड रीजन से ये इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। उसके बाद ये आगे चलती है, और आगे चलते हुए ये प्रयागराज, प्रयागराज आपको पता हो कहां, इसका पूरा नाम क्या था, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में जाकर के किससे मिलती है, गंगा से मिलती है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा बच्चों, जो यमुना नदी है, इसके किनारे तीन प्रमुख नगर कौन से स्थित है, जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो एक तो दिल्ली, आगरा और मथुरा, ये तीन शहर आपको प्रमुख तौर पर याद रखना है। दिल्ली में तो आपको पता ही होगा यमुना निकलती है ना, अक्सर न्यूज में रहता है कि बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है यहाँ पर। आगरा आपको पता होगा, ताजमहल वहां किनारे पर ही स्थित है, और मथुरा। तो ये तीन शहर याद रखना है, यमुना के किनारे ये स्थित है ना। इसके अलावा यमुना की कुछ सहायक नदियां भी हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखिए हम कैसे पढ़ रहे हैं नदियों को, नदियों को हम पढ़ रहे हैं नदी तंत्र के हिसाब से। मतलब गंगा नदी तंत्र का मतलब क्या, गंगा और उसकी जो प्रमुख सहायक नदियां उन सबको हम एक ही लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। मतलब गंगा नदी के साथ ही हम इनको पढ़ लेंगे, अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, यमुना नदी जो है, इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे चंबल हो गई, बेतवा हो गई और कैन हो गई, है ना। ये प्रमुख सहायक नदियां किसकी हैं, यमुना की हैं, ना कि गंगा की, आपको याद रखना है। और जो ये तीनों नदियां हैं बच्चों, ये कहां से निकलती हैं, ये एमपी, मध्य प्रदेश रीजन से ओरिजिन होता है ना। इसके अलावा यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, चंबल। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जैसे यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसी प्रकार से चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक है। 965 किलोमीटर बच्चों इसकी लंबाई है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा बेतवा भी मध्य प्रदेश रीजन से ही निकलती है, भोपाल रायसेन के आसपास से, और कैन भी मध्य प्रदेश रीजन से ही निकलती है। और ये तीनों कहाँ, तीनों बच्चों उत्तर प्रदेश में आकर के, है ना, कहां पर, उत्तर प्रदेश में आकर के यमुना से मिल रही है। जैसे चंबल इटावा में आकर के मिल रही है यमुना से, बेतवा हमीरपुर के पास आकर के मिल रही है यमुना से, और जो कैन है ये बांदा, है ना, बुंदेलखंड रीजन का एक जिला है, क्षेत्र है, तो वहां पर आकर के ये इससे यमुना से मिल रही है। तो तीन प्रमुख सहायक नदियां याद रखना है जो कि यमुना की सहायक नदियां, ठीक है। इनकी थ्योरी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गंगा की कुछ प्रमुख सहायक नदी। एक तो हो गई यमुना, दूसरी है बच्चों उत्तराखंड रीजन के आसपास से ही निकलती है, दूध तोली पर्वत से, जिसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है, रामगंगा। ये बच्चों कन्नौज, उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, जिला है, तो कन्नौज के पास आकर के किसमें मिलती है, गंगा नदी में आकर के मिलती है, ठीक है। इसके अलावा गोमती नदी, गोमती नदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका ओरिजिन या फिर उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है, मैदानी क्षेत्र से या फिर प्लेन रीजन से होता है। देखिए यहां पर थोड़ा समझ लीजिए आप क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए सॉरी, देखिए मैदानी क्षेत्र का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर जितनी भी उत्तराखंड नदियां आएंगी ना, ये कौन सी सहायक नदियां हैं, यहां से जो भी सहायक नदी मिलेंगी इनको हम बोलेंगे बाई सहायक नदियां, बाई सहायक नदियां, है ना, या फिर लेफ्ट बैंक की नदियां, या फिर लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, है ना। और जो नीचे से आकर के मिलेंगी यहां से इनको हम क्या बोलेंगे, राइट ट्रिब्यूटरी या फिर दाई सहायक नदियां। बात समझ में आ गई। देखो गंगा का मुंह किस साइड है, इस साइड बह रही है, इस साइड फ्लो हो रही है ना। अब आप इस साइड यदि मुंह करके खड़े होंगे तो आपका बायां कौन सा होगा, आपका दायां कौन सा होगा, उस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी गंगा की दाई सहायक नदी है या फिर बाई सहायक नदी है ना, तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात को याद रखना है। अब जैसे रामगंगा हो गई, गोमती, क्या कौन सी सहायक नदियां हैं, ये बाई सहायक नदी है, और यमुना वगैरह ये सब कौन सी हो गई, ये राइट सहायक नदी हो गई, दाई सहायक नदियां होंगी। तो ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए,
हम गोमती के बारे में बच्चों डिस्कस कर रहे थे कि ये ऐसी नदी है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो कि बाईं ओर से आके मिलती है और ये मैदानी क्षेत्र से, प्लेन रीजन से इसका ओरिजिन होता है। अब इसका मतलब क्या है आप बोलोगे, तो देखिए जितनी भी नदियां हैं ना गोमती के अलावा ये सब पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं, है ना, हिमालयी रीजन से निकलती हैं, ठीक है, हिमालयी रीजन से निकलती हैं। सिर्फ गोमती ही ऐसी है जो प्लेन रीजन से, मैदानी क्षेत्र से ओरिजिनेट होती है ना। अब ये प्लेन क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ करके आए हैं प्रीवियस लेक्चर में। जिन भी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो एक बार जरूर देख लें। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो छपरा बिहार में एक जगह है, ठीक है, तो यहाँ पर मापचा चुंग तिब्बत एक ग्लेशियर है ना, यहाँ से निकलती है तिब्बत रीजन से घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा। और बिहार में छपरा के पास आकर के किस में मिलती है? ये गंगा में मिल जाती है। और इसकी ही एक सहायक नदी जिसको हम काली या फिर शारदा बोलते हैं, ये मिलान ग्लेशियर से निकलती है और किस में मिलती है? घाघरा में। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि शारदा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन में रहेगा घाघरा, है ना, गंगा। तो यहाँ बच्चों बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना है ये घाघरा की सहायक नदी है, ना कि गंगा की, ठीक है। गंगा अपवाह तंत्र का ही हिस्सा है, लेकिन बासरा नामक स्थान के पास जाकर के ये घाघरा नदी में मिलती है, ठीक है। तो याद रखना विशेष तौर पर शारदा के बारे में, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगला है बच्चों शॉन भी मध्य प्रदेश रीजन से ही ओरिजिनेट होती है ना, अमरकंटक से निकलती है दो नदियां, आपको पता होगा, एक तो नर्मदा निकलती है, आगे हम पढ़ेंगे इस प्रकार से पश्चिम की ओर, है ना, और उत्तर पूर्व की ओर निकलती है कौन सी नदी? सोन नदी। ये कहां से निकलती है बच्चों? मेकाल रेंज से निकलती है ना। मेकाल रेंज किसका हिस्सा है? सतपुड़ा रेंज का। ऑलरेडी हम पढ़ करके आए फिजिकल डिवीजन में, ठीक है। सतपुड़ा का पूर्वी एक्सटेंशन मेकाल श्रेणी कहलाती है और मेकाल श्रेणी से ही सोन नदी का ओरिजिन होता है और आगे जाकर के आरा के पास जाकर के किसमें मिलती है? गंगा नदी में जाकर के मिलती है, ठीक है। चलिए अगली है बच्चों हिमालय, नेपाल हिमालय रीजन से ओरिजिनेट होती है गंडक नदी, है ना, और ये भी बिहार में हाजीपुर के पास आकर के किसमें मिलती है? गंगा में ही मिलती है, याद रखना है। इसके अलावा कोशी नदी, अक्सर आपने एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखा होगा, इसको क्या बोला जाता है? बिहार का शोक, बिहार का शोक, या फिर इसको बोला जाता है भारत का शोक, भारत का शोक, है ना। अब मैं आपको देखिए, अक्सर आपने सुना होगा कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है ना। ये अपना अक्सर क्या, देखिए इसको बोलते क्यों है बिहार का शोक? क्योंकि इसके कारण बिहार में काफी ज्यादा बाढ़ आती है, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें इस प्रकार से बहती है और काफी ज्यादा इसमें बाढ़ आती है, ठीक है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली ही एक क्वेश्चन आया था कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है, और उसका आंसर भी क्या था? कोशी। तो कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो आप कोशी टिक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नदी को उस स्टेट का शोक कहा जाता है, जैसे कि दामोदर नदी जो है ना, दामोदर नदी को कहाँ का? बंगाल, सॉरी, दामोदर नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है? इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया पूरा हमारा कौन सा रीजन, ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, सॉरी ये हो गया हमारा बिहार वाला रीजन। इसके पहले हमने ये पूरा उत्तर प्रदेश वाला रीजन पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे झारखंड। तो झारखंड में सबसे कम प्रवाहित होती है, ठीक है, उतना ज्यादा हमें नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना है कि झारखंड में न्यूनतम प्रवाहित होती है। इसके अलावा फरक्का बैराज, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। देखिए जो गंगा नदी है बच्चों, जब वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल में बिल्कुल इंटर करती है, फिर वहां पर पहुंचने वाली होती है, तो वहां पर ही इसकी एक और धारा निकल जाती है ना। इसकी दो धारा, एक तो मेन धारा ये गंगा है ना, और एक इसकी छोटी धारा निकल जाती है जिसको बोलते हैं हुगली, है ना। अब ये जो छोटी धारा इससे निकल रही है, मतलब बड़ी नदी में से एक छोटी, मान लीजिए बड़ी नदी है कोई, है ना, ये बड़ी नदी बह रही है, इससे कोई छोटी धारा इस प्रकार से निकल गई है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं वितरिका या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी। एक तो होता है सहायक नदी, मतलब ये मेन नदी है और उसमें आकर कोई नदी इस प्रकार से मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदियां। और जब बड़ी नदी में से कोई छोटी नदी निकल जाए अलग से, तो उसको हम बोलते हैं वितरिका या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। जैसा कि बच्चों फॉर एग्जांपल हुगली कैसे बोलेंगे? हुगली गंगा की वितरिका है, हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो कि वेस्ट बंगाल के पास से एक धारा के रूप में निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर जहां से ये अलग होती है ना, तो वहां पर ही बच्चों पास में एक बैराज बनाया गया है। बैराज का मतलब ऐसा समझ लीजिए डैम बनाया गया है, ठीक है। अब ये क्यों बनाया गया है, इसका काफी महत्व है। देखिए क्या है, जो हुगली नदी है ना बच्चों, इसके किनारे एक पोर्ट स्थित है जिसको हम बोलते हैं कलकत्ता पोर्ट। कौन सा पोर्ट? कलकत्ता पोर्ट, या फिर कलकत्ता शहर भी इसके किनारे स्थित है, ठीक है। क्या याद रखना है? हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर भी स्थित है, हुगली नदी के किनारे कलकत्ता पोर्ट भी स्थित है, ठीक है। सारी पॉइंट याद रखना है, एक मिनट रुकेगा। अब ये क्यों बनाया गया है, ठीक है। तो चूंकि बच्चों पोर्ट क्या होता है? पोर्ट मतलब बंदरगाह है, थोड़ा समझ लीजिए। पोर्ट मतलब क्या होता है? बंदरगाह, है ना, पोर्ट मतलब बंदरगाह होता है। अब बंदरगाह में क्या होता है? बड़े बड़े शिप आकर के रुकते हैं, है ना। अब बड़े शिप के लिए क्या चाहिए? पानी। जो मुहाने में जहां पर भी आकर के शिप रुकेगा, तो वहां पर वाटर लेवल अच्छा चाहिए, है ना, ताकि बड़े बड़े शिप को कोई दिक्कत ना हो। तो हुगली नदी के किनारे ही चूंकि कलकत्ता पोर्ट है, तो इस हुगली नदी में बच्चों कभी पानी की कमी ना हो, है ना, क्योंकि बड़े बड़े शिप यहाँ पर रुकते हैं, पोर्ट है, तो इसमें पानी की कमी ना हो, इसलिए ये बैराज बनाया गया है, फरक्का बैराज। इसमें क्या किया जाता है? गंगा के पानी को इसमें छोड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि छोटी नदी है, उतना ज्यादा पानी होता नहीं है, तो इसमें जल स्तर को बनाए रखने के लिए, इसके वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए इसमें लगातार पानी छोड़ा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं फरक्का बैराज, ठीक है। तो एक प्रकार का डैम ही है, आपको याद रखना है। चलिए इसके अलावा यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जिसको अब देखिए यहां पर एक चीज और समझ लीजिए। जब पश्चिम बंगाल के बाद बच्चों ये बांग्लादेश में पहुंचती है ना, बांग्लादेश एक कंट्री है, हमारी नेबर कंट्री है, तो यहां पर जब ये पहुंच जाती है तो उसको हम पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। और इस साइड से ब्रह्मपुत्र आती है ना, ब्रह्मपुत्र को हम अलग क्लास में पढ़ेंगे, तो इसको बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना, ठीक है। जब ये आपस में मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। और फिर ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल इस प्रकार से गिरा देती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा हुगली नदी की भी एक सहायक नदी बच्चों झारखंड रीजन से आती है मिलकर के इस प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं दामोदर,
क्या बोलते हैं, दामोदर। तो इसको भी आप थोड़ा अलग से नोट डाउन कर लेना। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, जो कि छोटा नागपुर प्लेटियो रीजन है, छोटा नागपुर का जो पठार है या फिर छोटा नागपुर का प्लेटियो रीजन है, इस रीजन से निकलती है। देखिए मैंने आपको बताया था जब मैं आपको फिजिकल डिवीजन पढ़ाते, छोटा नागपुर का पठार बीचों बीच से प्रवाहित होती है और इसको दो भागों में बांटती है, एक तो हजारीबाग का पठार और एक तो रांची का पठार, ठीक है। तो इसी रीजन से बहती है और ये हुगली की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी एक विशेषता क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली और भ्रंश घाटी में बहने वाली एकमात्र नदी है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी पूरी गंगा नदी है, ठीक है। किस प्रकार से ये बहती है, कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, कौन सी लेफ्ट सहायक नदी है, कौन सी राइट सहायक नदी है, ये सारी चीजें मैंने आपको एनिमेशन के माध्यम से, मैप के माध्यम से समझा दी। इसके पहले मैंने आपको उत्तराखंड में किस प्रकार से गंगा बनती है वो बताया, फिर उत्तर प्रदेश के बाद से बंगाल की खाड़ी में कैसे अपना जल गिराती है वो मैंने आपको बताया। अब इसको हम थोड़ा थ्योरी से समझेंगे तो आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ जो पॉइंट छूट जाते हैं वो आपके कवर भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, ये दामोदर देखिए, यहां पर से दामोदर आई है, इस प्रकार से जो भी बता रहा था मैं। चलिए गंगा नदी की थोड़ी थ्योरी देखते हैं। देखिए यह भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसका अत्यंत ही आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसका मतलब क्या है, आर्थिक महत्व कैसे है, मैंने आपको पहले जब नदियां पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था। देखिए नदियां, गंगा की बात की जाएगी तो भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबाई लेंथ की दृष्टिकोण से भी, इसके अलावा इसमें जो टोटल पानी है अपवाह तंत्र की दृष्टिकोण से भी, ठीक है। आपको याद रखना है गंगा भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। अब देखो यहाँ पर बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि गंगा की कितनी लंबाई है, 2525, है ना। ब्रह्मपुत्र की कितनी है, ब्रह्मपुत्र की इससे गंगा से ज्यादा है, करीब 2900 किलोमीटर लंबी है ना। तो कई लोग ब्रह्मपुत्र बोल देते हैं ना, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है गंगा से, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, तो चाहे ब्रह्मपुत्र हो कोई भी नदी ऑप्शन में, आपको गंगा ही टिक करना है, ठीक है। गंगा ही सही आंसर होगा, भले ही इसकी कम है। देखिए उसका रीजन ये है, भारत की सबसे लंबी नदी से मतलब क्या है, मतलब भारत में ही उसका ओरिजिन होना चाहिए ना। तो गंगा ऐसी नदी है जिसका ओरिजिन भारत में ही होता है, जबकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है बच्चों तिब्बत रीजन से निकलती है और भारत में बहुत कम प्रवाहित होती है, ठीक है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए भारत से प्रवाहित होने वाली है, फिर भारत से बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप ब्रह्मपुत्र को टिक कर सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, तो उस कंडीशन में आपको गंगा ही टिक करना है, ठीक है। आपको याद रखना है विशेष तौर पर। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी है बच्चों, इंटरनेशनल रिवर है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे पद्मा, जाह्नवी, सुरसरी, देव नदी, भागीरथी, ठीक है। ये इसके कुछ अन्य नाम है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा उद्गम स्थल कहां से उद्गमित होती है, तो मैंने आपको बताया था गोमुख, उत्तराखंड में गोमुख, गंगोत्री। अब देखिए यहाँ पर जो गंगोत्री ग्लेशियर है ना बच्चों, काफी बड़ा है इस प्रकार से, तो उसमें पर्टिकुलर एक जगह है गोमुख, तो वहां से इसका ओरिजिनेट होता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं गंगोत्री और गोमुख दो अलग अलग चीज सुन करके। उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड में, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, जिला भी याद रखना है, पर्टिकुलर ग्लेशियर भी याद रखना है ना। जैसे गंगोत्री जो है ये हिमनद या फिर ग्लेशियर है, और गोमुख पर्टिकुलर एक जगह है जहां से वो धारा निकल रही है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य है। इसके अलावा अपने उद्गम स्थल पर इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है, तो ये नोट है बच्चों, एक विशेष तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है। इसका ओरिजिन किस नाम से होता है, भागीरथी नाम से होता है, और देवप्रयाग नामक स्थान में, देवप्रयाग नामक स्थान में ये वास्तव में क्या बनती है, गंगा बनती है, ठीक है। कुल लंबाई कितनी होती है, कुल लंबाई इसकी बच्चों 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, या फिर लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ इसकी 2525 किलोमीटर है। आगे बात कर लेते हैं। आगे है इसका अपवाह तंत्र 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर इसका टोटल अपवाह तंत्र है। मतलब इसमें जो जल है, इसकी सहायक नदियों के साथ इसका जो जल है वो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर का है। तो आपको यह बात भी याद रखना है, इसका अपवाह क्षेत्र इतना है। मतलब आगे बात कर लेते हैं। मुहाना कहाँ है, तो गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, पद्मा नाम से जानी जाती है। पद्मा ब्रह्मपुत्र जिसे हम जमुना बोलते हैं उसमें मिलती है, और फिर इसको हम मेघना बोलते हैं, और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है, कई बार मैं आपको प्रीवियस क्लास में समझा चुका हूं, जिन भी बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है एक बार जरूर देख लें, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो देखिए सबसे पहले बाएं तट की सहायक नदियां देख लेते हैं। लेफ्ट बैंक की जो सहायक नदियां उनको देख लेते हैं, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक, ठीक है। ये बाएं तट की सहायक नदियां हैं, कौन सी, बाएं तट की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा दाएं तट की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो यमुना हो गया, टॉन्स हो गया, शॉन हो गया, ठीक है। ये सभी जो नदियां हैं बच्चों, ये राइट साइड की सहायक नदियां हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कौन सी राइट है कौन सी लेफ्ट है, तो राइट लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना। देखिए गंगा इस प्रकार से प्रवाहित होती है ना, ईस्ट की ओर आप बोल सकते हैं, तो यहाँ से जो नदियां आकर के मिलेंगी हिमालय साइड से, इनको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट बैंक, है ना, बाई साइड की, और नीचे से जो आएंगे इनको हम बोलेंगे दाएं साइड की, ठीक है। तो बस आपको उसी डायरेक्शन में खड़े होकर देख लेना है, तो आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा एज्यूम कर लेना है, इजी है। इसके अलावा गंगा एक पवित्र नदी है, होली रिवर है, और प्राणदायिनी रिवर भी है ना, काफी महत्वपूर्ण नदी है, काफी सारे राज्यों से बहती है, काफी सारे शहर इसके किनारे स्थित है, तो काफी महत्व बढ़ जाता है इसका। इसके अलावा एक इंटरनेशनल रिवर भी है, अंतरराष्ट्रीय नदी भी है, ठीक है। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में गंगा और यमुना को जीवित मानव का दर्जा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने या फिर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने क्या किया है, एक ऐतिहासिक निर्णय में गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। मतलब एक जैसे मानव होता है ना, उसके कुछ अधिकार होते हैं,
उसी प्रकार से इसको भी एक जीवित मानव का दर्जा दिया है। इसका मतलब यह है कि आप नदी को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत तीव्र गति से बहुत ही गंदगी हो रही है ना, बहुत ही पॉल्यूशन बढ़ रहा है इन नदियों में। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए ऐसा किया गया है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा। तो ये डेट भी याद रखनी है, उत्तराखंड हाईकोर्ट का नाम भी याद रखना है, ठीक है। और जीवित मानव का दर्जा क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। गंगा और यमुना दोनों को दिया गया है। गंगा के किनारे कुछ शहर स्थित हैं, इनको भी देख लीजिए। कानपुर, ठीक है, कानपुर सबसे बड़ा शहर है गंगा के किनारे। बक्सर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, बेगूसराय, साहिबगंज और भागलपुर, तो ये कुछ प्रमुख शहर हैं बच्चों जो कि गंगा के किनारे स्थित हैं, तो आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं, ठीक है। देखिए फैक्ट है, कुछ चीजें फैक्ट होती हैं, आपको रटना ही पड़ेगा, है ना। थोड़ा मैप में आप इनको लगा लीजिएगा कि किस किस राज्य के हैं, तो आप आसानी से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय नदी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में हालांकि नहीं आएगा, इतना सरल क्वेश्चन नहीं आता कि इंडिया की नेशनल रिवर कौन सी है, तो गंगा जो है इंडिया की नेशनल रिवर है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बच्चों एक मिनट रुकेगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मीठे पानी की दुर्लभ डॉल्फिन इसी नदी में पाई जाती है और भारत का ये राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। फ्रेश वाटर डॉल्फिन, है ना, मतलब मीठे पानी में जो डॉल्फिन रहती है, जो गंगा में डॉल्फिन रहती है, ये इसे बच्चों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है ना, 2009 में घोषित किया गया है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो मीठे पानी की जो डॉल्फिन है ना, रेयर काफी मिलती है ये, तो ये भारत में एक प्रकार से देखा जाए तो क्या है, ये मीठे पानी की मछली है जो कि गंगा में पाई जाती है, ठीक है, डॉल्फिन है। गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए और इसकी साफ सफाई करने के लिए जुलाई 2014 में भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना को प्रारंभ किया गया था, है ना। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया या फिर इसका उद्देश्य क्या था, तो जो गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे कम करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट चालू किया गया 2014 में, ठीक है। याद रखना ये स्कीम बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसकी सफाई से रिलेटेड है, ईयर भी आपको याद रखना है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला है एक नोट इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी में एक जल में बैक्टीरियोफेज नाम का एक विषाणु वायरस पाया जाता है जो कि जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देता है ना। गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है जो कि जीवाणुओं को या फिर अन्य हानिकारक जीवों को यहाँ पर जीवित, देखिए ये जो वायरस है बच्चों, इसके क्या क्या करता है कि जितने भी इसमें ऐसे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो हानिकारक होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, तो ये जो वायरस है ये इनको जीवित नहीं रहने देता और समाप्त कर देता है। ऐसा बोलते हैं ना कि गंगा के पानी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही निर्मल होता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है उसमें, काफी अच्छा होता है, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं ये वायरस है, विषाणु है, ठीक है, जो कि अन्य जीवों या फिर विषाणुओं को जीवित नहीं रहने देता। और ऐसा भी बोला जाता है कि गंगा का पानी काफी टाइम तक आप रखोगे तो ये खराब नहीं होता, उसका रीजन भी यही है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो कि सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। सीधा सा एग्जाम में लाखों बार क्वेश्चन आया है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये पूरा डेल्टा ही रीजन है गंगा ब्रह्मपुत्र का इतना बड़ा, ठीक है। डेल्टा क्या होता है एक बार बता देता हूँ, हालांकि पहले कई बार क्लास में बता चुका हूँ। देखिए क्या होता है, कोई भी नदी बच्चों या तो समुद्र में जाकर गिरती है ना, या किसी महासागर में जाकर के गिरती है, या किसी झील में जाकर के गिरती है ना। ये मान लीजिए समुद्र या फिर महासागर है, ठीक है। ये नदी यहाँ से प्रवाहित होकर आई है ना, ये प्रवाहित होकर आई। अब ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो पूरा रीजन दिख रहा है ना, ये होगा, इसे हम बोलेंगे डेल्टा रीजन। क्यों इसको हम डेल्टा रीजन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां पर आते आते बच्चों समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई होगी नदी की, है ना, देखिए एक बात याद रख लीजिए कि नदी हमेशा प्रवाहित होती है समुद्र तल को पाने के लिए, है ना। मतलब जैसे ही समुद्र तल के पास नदी आएगी वो समुद्र में मिल जाएगी, है ना। उसके पहले जो बहती है वो समुद्र तल से ऊंचे स्थान पर ही बहती है, ठीक है। तो जैसे ही वो समुद्र तल के पास आती है तो इसका ढाल काफी कम हो जाता है, इसलिए नदी छोटी छोटी धाराओं में इस प्रकार से छोटी छोटी धाराओं में बड़े क्षेत्र में फैल करके किसी भी समुद्र में जाकर के मिलती है ये, है ना। और जब यहाँ पर चूंकि बच्चों इसका ढाल बहुत मंद हो गया था तो इसके साथ जो थोड़े बहुत अवसाद है, रेत है, मिट्टी है, गाद है, वो उसको यहाँ पर ही छोड़ते जाती है। क्यों, क्योंकि इतनी कम इसकी स्पीड हो गई है कि वो उसको आगे नहीं ले जा पाएगी, तो यहाँ पर ही ये इस प्रकार से इसको छोड़ते जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से की जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं डेल्टा। देखिए यहाँ पर आप देखिए एक मैप है, यहाँ पर आपको ये अवसाद दिख रहे होंगे, तो ये डेल्टा ही रीजन है पूरा, है ना। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा। और ये जो डेल्टा है इसको हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा, है ना। सुंदरवन वन भी पाए जाते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर रखना है आपको। आगे बात कर लेते हैं, सुंदरवन डेल्टा जो है बच्चों ये मैंग्रोव वनों के लिए भी जाना जाता है। मैंग्रोव वन क्या होते हैं, हालांकि वन वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा, लेकिन बता देता हूं। देखिए जहां पर भी खारा पानी और मीठा पानी, है ना। अब जो ये डेल्टाई क्षेत्र है यहाँ पर खारा पानी मीठा पानी मिक्स टाइप से होता है, क्योंकि नदी समुद्र से मिल रही होती है, ठीक है। तो जहां पर भी खारा पानी और मीठा पानी आपस में मिलते हैं वहां पर ही मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास होता है। अब ये क्या होता है, काफी बेनिफिशियल होते हैं, काफी इनका चौड़ा एक प्रकार से तना होता है, इस प्रकार से ये वृक्ष होते हैं मैंग्रोव, और हमेशा तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्र मतलब मान लीजिए हमारा भारत है ना, तो ये तटीय क्षेत्र होते हैं, ये जो तटीय क्षेत्र होते हैं, ये तटरेखा होती है, तो यहाँ पर ही पाए जाते हैं डेल्टाई रीजन में, जहां गंगा कोई भी नदी किसी से समुद्र से मिल रही होती है। तो ये क्या करते हैं, तटीय क्षेत्रों को बच्चों चक्रवातों से प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, आधी तूफान जो भी आते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, आपको याद रखना है, ठीक है, किसका, मैंग्रोव फॉरेस्ट का या फिर मैंग्रोव वनस्पति का, ठीक है। चलिए
आगे बात कर लेते हैं। तत्पश्चात आगे बढ़ते हुए क्रमशः बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है, अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य में बह रही है? तो सबसे पहले उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, फिर कहाँ जाती है? फिर बच्चों उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ जाती है? बिहार जाती है ना, कहाँ? बिहार जाती है, फिर झारखंड जाती है, वेस्ट बंगाल जाती है, फिर बांग्लादेश चली जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित हो रही है आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, सबसे कम कहाँ? झारखंड में प्रवाहित होती है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो ये गंगा नदी के बारे में जितनी थ्योरी थी वो मैंने आपको डिटेल कर दी है। उसके पहले मैंने आपको मैप में सारी चीजें समझा दी थी। ठीक है, अब एक एक करके इसकी सहायक नदियों को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यमुना नदी, जो कि इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, ओरिजिन कहां से होता है? बंदरपूछ पर्वत, है ना, हिमालय में मैंने आपको पढ़ाया था बंदरपूछ पर्वत। ठीक है, तो यहां से इसका ओरिजिन होता है। इसके अलावा यमुनोत्री हिमनद से 6330 मीटर की ऊंचाई से गढ़वाल हिमालय से इसका ओरिजिन होता है। कहां से हो रहा है? सारी चीजें याद रखना। यमुनोत्री ग्लेशियर है, ग्लेशियर मतलब बताया था बर्फ का पर्वत, पहाड़ मान लीजिए। बंदरपूछ एक श्रेणी है, पूरी की पूरी श्रेणी होगी। 6330 मीटर की ऊंचाई से, इतनी ऊंचाई से इसकी ओरिजिन होता है। और गढ़वाल हिमालय है ना, पश्चिमी जो हिमालय है, कुमायूं हिमालय में खासतौर पर जो उत्तराखंड रीजन में पश्चिमी वेस्टर्न हिमालय है उसको गढ़वाल हिमालय बोलते हैं, और पूर्वी हिमालय को कौन सा? कुमायूं हिमालय बोलते हैं ना, ये भी हमने हिमालय में पढ़ा था। तो ये आपको याद रखना है। गंगा की कितनी थी? 2525 किलोमीटर लंबाई थी। इसकी कितनी है? 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना है। गंगा की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और पूरे हमारे भारत में किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये सदा नीरा नदी है। अब एक चीज और याद रख लीजिए कि हिमालय रीजन से जितनी भी नदियां निकलती है ना, हिमालय रीजन से, तो मैक्सिमम जो नदियां हैं बच्चों ये ग्लेशियर, है ना, ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। मतलब जो इसमें ये बर्फ जमी हुई है ना, इनको ही हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। अभी बर्फ तो पिघलती नहीं है, हमेशा जमी होती है, तो इसका ही जो जल होता है पिघल पिघल के नदियों में आता रहता है, और इससे नदियां हमेशा सदा नीरा बनी रहती है। सदा नीरा मतलब इनमें जल की कभी कमी नहीं होती है ना। तो आप एक पॉइंट जरूर याद रखना कि जो हिमालय की जितनी भी नदियां हैं ये सदा नीरा नदी होती है, इनमें जल की कमी कभी नहीं होती है। जबकि जो पेनिनसुलर इंडिया की नदियां हैं, मतलब यहाँ वाली जो नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये हमेशा या फिर मैक्सिमम टाइम गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में बहुत सारी नदियों को पानी कम हो जाता है या सूख जाता है, क्योंकि ये वाली जो नदियां हैं बच्चों ये मानसून पर डिपेंड करती हैं। मतलब जब वर्षा होगी उसके बाद ही इनमें पानी अच्छा होगा, वरना ये सूख जाती हैं। ठीक है, तो ये एक विशेष अंतर है हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उद्गम, ठीक है, ये हो गया, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कौन कौन से राज्य में प्रवाहित होती है ये विशेष तौर पर याद रखना है। उत्तराखंड से निकलती है, फिर हिमाचल प्रदेश जाती है, हरियाणा और दिल्ली में प्रवाहित होती है, और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा याद रखना हरियाणा और दिल्ली के बीच में बच्चों ये बॉर्डर बनाती है ना, मतलब यहाँ पर हरियाणा है और यहाँ पर दिल्ली है, तो दोनों की बॉर्डर पर बहती है बिल्कुल एक प्रकार से। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा इसके अन्य नाम यम की बहन और सूर्यपुत्री भी है। इसको सूर्यपुत्री नाम से भी जाना जाता है और यम की बहन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये दो पॉइंट भी आपको विशेष तौर पर थोड़ा दिमाग में रखने हैं। मुहाना कहाँ है? तो प्रयागराज में जाकर गंगा में मिल रही है। पहले इसको हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, है ना। सहायक नदियां चंबल नदी, बेतवा, सिंध, हिंडन और वरुणा। ठीक है, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब बच्चों यमुना की ही सहायक नदियां हैं। चंबल सबसे बड़ी सहायक नदियां है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल है, मध्य प्रदेश रीजन से निकलती है, इंदौर के पास से, महू जाना पाओ के आसपास से निकलती है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बेतवा भी एक प्रमुख नदी है मध्य प्रदेश की, इसकी ही सहायक नदी है। सिंध भी इसकी ही सहायक नदी है ना। और ये सारी नदियां, हिंडन, वरुणा, ये छोटी नदियां हैं, लेकिन विशेष तौर पर याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना। ट्रिब्यूटरीज से या फिर सहायक नदियों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से आपको याद रखना है, केयरफुल होकर पढ़ना है। यह गंगा की सबसे पश्चिमी, है ना, यह गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसके किनारे शहर कौन कौन से हैं? तो ये भी मैंने आपको डिस्कस कराया था। दिल्ली, मथुरा, आगरा, यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों शहर काफी प्रमुख शहर हैं जो कि यमुना के किनारे स्थित है। खासतौर पर दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, तो इनको भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। यह हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मध्य लगभग 320 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अभी मैंने आपको बता देना बच्चों कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश, एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आएगा, यमुना नदी किन दो राज्यों के मध्य में बाउंड्री का निर्धारण करती है? तो आपको याद रखना है ये दिल्ली और हरियाणा के मध्य में बाउंड्री का निर्धारण करती है। करीब 320 किलोमीटर, है ना, 320 किलोमीटर की लंबाई की ये बाउंड्री बनाती है। अगली है बच्चों चंबल नदी, है ना। चंबल नदी को पढ़ लेते हैं। कहां से? इंदौर, महू जिले, जानापाव की पहाड़ी, है ना। जानापाव पहाड़ी विंध्य रेंज का हिस्सा है, तो यहां से इसका ओरिजिन होता है, याद रखना है। इंदौर जिला है ना। महू, जिसको हम डॉक्टर अंबेडकर नगर भी बोलते हैं, है ना। डॉक्टर अंबेडकर नगर, जो हमारे भीमराव अंबेडकर, जिनको हम संविधान का जनक बोलते हैं, उनका जन्म यहीं महू में हुआ था। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, है ना, याद रख लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, नाम चेंज किए गए तो कौन कौन से शहरों के किए गए, तो ये भी आपको याद रखना है। मुहाना मुरादगंज के पास इटावा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? इटावा से 40 किलोमीटर, इटावा ही आपको याद रखना है, इटावा के पास यमुना से मिलती है। चंबल की कौन कौन सी सहायक नदी है बच्चों? तो बनास, पार्वती, छिप्रा, याद रखना। छिप्रा की विशेषता क्या है बच्चों? ये उज्जैन जहां पर महाकाल ज्योतिर्लिंग है, जहां कुंभ लगता है प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार, है ना। तो ये छिप्रा नदी के ही किनारे स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। छिप्रा किसकी सहायक नदी है? छिप्रा चंबल की सहायक नदी है, और चंबल किसकी? यमुना की सहायक नदी है, और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना गंगा की सहायक नदी है ना। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आगे बच्चों ये अवनाली का अपर्दन के लिए जानी जाती है, गली अपर्दन के लिए जानी जाती है। फिर एक और पॉइंट याद करना है, बीहड़ों का निर्माण करती है। बीहड़ों का, ये क्या चीज है?
मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ऐसी कौन सी नदी है जो अवनाली का अपर्दन करती है। अवनाली का अपर्दन का मतलब ये है बच्चों, ये बड़ी बड़ी गली का निर्माण करती है। गली सुना है ना आपने, इसको गली अपर्दन भी बोलते हैं ना। गली मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये इतने बड़े बड़े ऐसे गड्ढों का निर्माण करती है कि इंसान इतना छोटा दिखे इसके सामने, इतना छोटा दिखे, है ना। आपने बच्चों चंबल के कोई भी डाकू वाली मूवी देखी होगी ना, चंबल के डाकू वाली, है ना, बैंडिट क्वीन वगैरह देखी होगी, जिसमें चंबल के डाकू बताए गए हैं। तो उसमें आप एक चीज नोटिस करना, वो जो जहां छुप करके रहते हैं तो इसी प्रकार के बीहड़ों में रहते हैं, मतलब ऐसे बड़ी बड़ी खाई टाइप की बनी है, या फिर खाई नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार के बड़े बड़े बीहड़ बने हुए हैं, गली बनी हुई है, और यहाँ पर लोग रहते हैं ना। तो ये जो अपर्दन किया गया है, ये इसी प्रकार का अपर्दन है, इसको अवनाली का, बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं ना, बड़ी बड़ी विशाल नालियां बन जाती हैं, इसको हम बोलते हैं अवनाली का अपर्दन, गली अपर्दन, या फिर बीहड़ों का निर्माण, वेटलैंड, है ना। तो ये चंबल नदी करती है, आपको याद रखना, सीधा सा एग्जाम्पल आएगा, अवनाली का अपर्दन, गली अपर्दन, बीहड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो चंबल नदी करती है ना। कहां पर चंबल रीजन, कहां पर है चंबल रीजन, आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, भिंड मुरैना के आसपास आपने सुना होगा। अगली है सोन नदी, तो ये गंगा की सहायक नदी है, अमरकंटक रीजन से निकलती है, सोनकुंड नामक स्थान से। पहाड़ कौन सा है, तो मेकाल रेंज है बच्चों। मेकाल रेंज किसका हिस्सा, सतपुड़ा का पूर्वी एक्सटेंशन है ना। मुहाना पटना के पश्चिम में आरा के निकट गंगा नदी में जाकर के मिलती है। कहाँ, पटना के पश्चिम में आरा के निकट गंगा नदी में जाकर के अपना जल गिराती है या फिर मिलती है, विशेष तौर पर आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सहायक नदियां, तो बनास, गोपद, रिहंद, ये सब इसकी सहायक नदी है ना। बनास याद रख लेना, रिहंद याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, गोल्डन रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारी नदियां बच्चों जिनको स्वर्ण नदी, जैसे सोन नदी हो गई, है ना, एक और नदी है सोन नदी हो गई, एक स्वर्ण रेखा नदी हो गई, है ना, ये हो गई। और भी एक दो नदियां जिनको स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब विशेष तौर पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अन्य ऑप्शन में नहीं रहेंगे। मान लीजिए आ गया कि निम्न में से किसी स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है, अब ऐसा नहीं है कि स्वर्ण नदी ऑप्शन में है, स्वर्ण रेखा भी है ना, कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, तो याद रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में बिहार में प्रवेश करती है ना, मतलब सोनभद्र जनपद कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। अब एक पॉइंट आपको याद रखना, जो सोनभद्र जनपद है ना बच्चों, एकमात्र ऐसा जिला है पूरे हमारे देश में जिसकी बॉर्डर 4 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं, एक तो हो गया हमारा एमपी, है ना, एमपी हो गया, एक तो हो गया छत्तीसगढ़, है ना, एक हो गया छत्तीसगढ़, और एक हो गया बिहार, है ना, बिहार, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार, और शायद झारखंड से भी लगती है ना, झारखंड से लगती है, थोड़ा सा देख लेना, कंफर्म कर लेना, मतलब 4 राज्यों से इसकी बॉर्डर लगती है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कंफर्म देख लेना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से, और एक और बिहार, एक बिहार हो गया, सच इन चारों से लगती है इसकी बॉर्डर। तो ये विशेष तौर पर एक अच्छा पॉइंट है, आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं रामगंगा नदी, तो रामगंगा नदी लेफ्ट बैंक की सहायक नदी है इसकी, है ना। उद्गम कहां से है, पौड़ी गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड रीजन से इसका ओरिजिन होता है। कन्नौज इतरी नगरी जिसको हम बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो वहां पर जाकर के गंगा से मिलती है। गंडक नदी की बात करेंगे, नेपाल हिमालय से निकलती है, हाजीपुर सोनपुर बिहार के पास जाकर के गंगा से मिलती है, उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा बनाती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है, तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है या फिर बॉर्डर का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यह नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नदियों के संगम से बनती है, ठीक है, 2 नदियों के संगम से बनती है। इसके अलावा गोमती नदी की बात करेंगे तो फुलहर झील के पास से निकलती है, पीलीभीत जिला है, एक बॉर्डर, एक प्रकार से बॉर्डर जिला है ये, है ना। और मुहाना कहाँ है, तो गाजीपुर नामक स्थान कैथी के पास जाकर के किससे मिलती है, गंगा से मिलती है, ठीक है। देखिए बस इनके ओरिजिन याद रखना है, लेफ्ट बैंक की सहायक नदी है, राइट बैंक की सहायक नदी, कोई स्पेशल कोई पॉइंट है तो वो आपको याद रखना है ना। और मुहाना उद्गम याद रखना है, कोई स्पेशल पॉइंट होगा तो वो याद रखना है, बाकी सारी चीजें याद नहीं करनी है आपको, ठीक है, क्योंकि हजारों नदियां हैं बच्चों, हजारों नदियों को आप नहीं पढ़ सकते, एक एक पॉइंट नहीं पढ़ सकते। हाँ, यदि मान लीजिए आप पर्टिकुलर उस स्टेट से, मान लीजिए आप यूपी से हैं, है ना, और यूपी की जितनी भी नदियां वो आपको डिटेल में पढ़नी है, लेकिन और आप यदि किसी अन्य स्टेट से हैं और उस स्टेट के एग्जाम को नहीं देते हैं तो फिर ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका ओरिजिन मैदान से होता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, डबल ट्रिपल स्टार्स में आप लगा लेना, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है गंगा की एक कौन सी सहायक नदी है जिसका ओरिजिन मैदान से होता है, प्लेन रीजन से होता है, प्लेन, है ना, प्लेन रीजन से होता है, तो आपको याद रखना है कौन है, गोमती ही है। गोमती नदी के तट पर स्थित शहर लखनऊ और जौनपुर हैं। कौन कौन से हैं, लखनऊ और जौनपुर हैं, याद रखना। अगली है घाघरा नदी, तो मानसरोवर झील के पास से तिब्बत रीजन से मापचा चुंग हिमनद ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। इसके अलावा मुहाना बिहार के छपरा के समीप किसमें मिलती है, गंगा में मिलती है। सहायक नदी ये याद रखना है ना, शरयू और शारदा राप्ती, ये इसकी काफी महत्वपूर्ण नदी है बच्चों, ये सब किसकी सहायक नदी है, ये सब घाघरा की सहायक नदी है ना। सरयू के किनारे कौन सा, अयोध्या, अयोध्या शहर सरयू के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। अंदर से क्वेश्चन आ जाता है, छोटी नदी है लेकिन अंदर से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा भगवान राम जन्मभूमि अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, अभी मैंने आपको बताया।
शारदा नदी की बात कर लेते हैं तो किसकी सहायक नदी है? घाघरा की ही है। नेपाल हिमालय मिलान ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। देखिए बच्चों फैक्ट है ना, ज्यादा यहाँ पे पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, मैप में ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। बस आपको चीजें क्या याद रखनी है, ओरिजिन कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कहाँ जाकर के ये मिल रही है, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे यहाँ पर अभी बताया मैंने सरयू के किनारे अयोध्या स्थित है, तो इस टाइप के कुछ पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। मुहाना सीतापुर बसरा के पास है, अपने उद्गम स्थल से गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। जब इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, तो गौरी गंगा के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा टकनपुर बहरामपुर में घाघरा से मिलती है। कहां पर? टकनपुर बहरामपुर में घाघरा नदी में मिलती है जाकर के। अगली है राप्ती नदी, तो नेपाल लघु हिमालय मिडिल हिमालय से इसका ओरिजिन होता है। धौलागिरी के दक्षिण में रैकुमकोट नामक स्थान से इसका ओरिजिन होता है, जिसको हम बोलते हैं राप्ती नदी। ठीक है, मुहाना देवरिया में बरहज नामक स्थान में घाघरा में मिलती है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, अभी मैंने बताया था, नहीं अभी सॉरी नहीं बताया मैंने, ये पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। और राप्ती किसकी सहायक नदी है? तो राप्ती घाघरा की सहायक नदी है। सहायक नदियों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ओरिजिन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सबको आपको याद रखना है कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है ना। शारदा भी घाघरा की है, राप्ती भी घाघरा की है, याद रखना है। ठीक है, कोशी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, नेपाल रीजन से इसका ओरिजिन होता है बच्चों। मुहाना नेपाल पहाड़ों से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती है। राजमहल बिहार में गंगा के निकट जाकर के मिल जाती है ना। बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि काफी ज्यादा बाढ़ लाती है, बिहार में काफी ज्यादा तबाही मचाती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है ना। इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन आया भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है, उस कंडीशन में भी आप कोशी को टिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से कई बार इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगली नदी है हुगली नदी, बहुत अच्छे से बताया था मैंने, ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी है या फिर वितरिका है, गंगा की है ना। पश्चिम बंगाल के पास से गंगा की एक सेकंड धारा निकल जाती है जिसको हुगली बोलते हैं। हुगली के किनारे बच्चों कलकत्ता शहर और कलकत्ता पोर्ट स्थित है। इसमें जलस्तर का बना रहे, जलस्तर की कमी ना हो, क्योंकि बड़े बड़े शिप यहाँ पर आकर के रुकते हैं, इसलिए यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है जिसको हम फरक्का बैराज बोलते हैं। और इस बैराज से पानी कहाँ छोड़ा जाता है? हुगली नदी में छोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि इसमें पानी की कोई भी समस्या ना हो। अगली है दामोदर नदी, काफी इंपॉर्टेंट नदी है, झारखंड छोटा नागपुर रीजन से इसका ओरिजिन होता है, हुगली में जाकर के मिलती है। हुगली की सहायक नदी है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है जो कि भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी आप समझ लो, भ्रंश घाटी का आया तो ठीक है। भ्रंश घाटी मतलब समझ लो इस प्रकार का कुछ क्षेत्र, ये इस प्रकार का है ना, मतलब बीच वाला हिस्सा यदि नीचे धस जाए और वहां पर कोई नदी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, उसको हम बोलेंगे इस प्रकार से, समझो ये है ना, ये कोई क्षेत्र था बच्चों इस प्रकार से, ये इस प्रकार से भूभाग था, इसका जो ये बीच वाला हिस्सा है ना, ये नीचे धस गया, ये बीच वाला हिस्सा नीचे धस गया, इसके कारण जो ये क्षेत्र बन गया ना, इसको हम बोलेंगे भ्रंश घाटी, है ना, एक प्रकार की नाली। आप ऐसा बोल लीजिए, नाली तो आपने देखी होगी ना, नाली, ये नाली है ना, ये नाली है ना, नाली में आपको पता होगा इस प्रकार से होती है और यहाँ पे पानी बहता है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से एक बहुत बड़ी नाली की आकृति की घाटी जिसको हम भ्रंश घाटी बोलते हैं। भ्रंश का मतलब देखिए सीधी सी मतलब है कि इसका बीच वाला जो हिस्सा है नीचे धस गया है ना, बीच वाला किसी भूभाग का, देखिए ऐसा, ये कोई भूभाग था इस प्रकार से ये, और इसका जो ये वाला हिस्सा है नीचे धस गया। ठीक है, तो कैसा बन जाएगी आकृति? ये इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, ये इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, है ना, इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो ये इसी को हम बोलेंगे भ्रंश। भ्रंश क्या बोलेंगे? भ्रंश मतलब धसा हुआ भाग। इसका मतलब ये है कि जब किसी भूभाग का कोई भाग नीचे धस जाए, उसमें कोई नदी प्रवाहित होने लगी, तो उसको हम बोलते हैं भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी। और जो गंगा नदी है इसी प्रकार की एक नदी है जो कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। सॉरी, दामोदर इसी प्रकार की एक नदी है जो कि पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। दो नदियां और हैं, एक तो नर्मदा है और एक तो ताप्ती है ना। ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और दामोदर एकमात्र नदी है जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। हालांकि नर्मदा ताप्ती को हम अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी चूंकि हम दामोदर को पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बना रखा है बच्चों मैंने, भ्रंश घाटी पर बहने वाली नदियां। आप यूट्यूब पर देख लेना, मेरा जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी बाय दिनेश साहू सर या फिर साहू सर, वहां पर जाकर देखना भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां, उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो इसको बच्चों बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि बंगाल में ये बाढ़ लाती है। हालांकि 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना जिसको हम दामोदर घाटी परियोजना बोलते हैं, इसकी नींव रखी गई थी, है ना। तो इस नींव के वास्ते थोड़ा इसमें बाढ़ वगैरह कम हो गई है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल झारखंड में प्रवाहित होती है। कोनार और बराकर नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारी पूरी गंगा नदी। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, है ना। मैंने हमने पूरी नदी मतलब गंगा और उसकी जितनी भी सहायक नदी है, चाहे वो यमुना हो, कोशी हो, रामगंगा हो, शौन हो, है ना, कुछ हमने उसको भी डिस्कस किया, यमुना की जो प्रमुख सहायक नदी है। तो नदियों को पढ़ने का सही तरीका ये है, आपको इसी प्रकार से बनना है, प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं, जो मैंने आपको एनिमेशन से पूरा मैप बताया वो भी आपको अपनी नोटबुक में जो भी आपके नोट्स हैं उसमें बनाना है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, इजीली आपसे बन जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने गंगा नदी को कंप्लीट स्टडी कर लिया, है ना, जो कि हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत हमने पहली नदी ली थी ना। अगले लेक्चर में 2 नदियां और पढ़ेंगे हम, एक तो ब्रह्मपुत्र, है ना, और अगली सिंधु, ये 2 नदियों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा ये हिमालय नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, मिलेंगे कल अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम अगली नदी में पढ़ेंगे, कोई सिंधु या फिर ब्रह्मपुत्र में से कोई एक नदी पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और ऐसे ही पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।